हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडियरीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसके अंदर जो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था वो किया था सेक्शन जो है वो है सेक्शन 4 एंड सेक्शन 6। अब 6 का हमने पार्ट ए एंड बी डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम बाकी के जो और सेक्शन 6 के और भी जो पार्ट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये पार्ट सी, डी एंड ई। अब पार्ट सी कहता है कि राइट्स रिलेटिंग टू रेंट, मीन्स ये बताता है कि रेंट से रिलेटेड जितने भी अधिकार हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? पार्ट सी। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 6 में। अब ज़मींदारी अबोलिशन के बाद ज़मींदार के पास तो कोई अधिकार बचे नहीं, तो मतलब अब उनको कोई भी किसी भी प्रकार का रेंट, सेस या लोकल रेट किसी भी लैंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं लेना चाहिए। अब अगर कोई टेनेंट यहाँ पे फार्मर है, तो टेनेंट का मतलब क्या है? फार्मर। एक्स ज़मींदार क्यों? क्योंकि अब भाई जब ज़मींदारी अबोलिशन ऑलरेडी हो चुका है, एक्ट ऑलरेडी आ चुका है, तो वो जो भी ज़मींदार हैं वो क्या कहलाएंगे? एक्स ज़मींदार। मीन्स अब उनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। अब अगर कोई टेनेंट जो है वो उनको टैक्स दे देता है या कोई रेंट दे देता है ज़मीन के रिस्पेक्ट में, और ज़मींदार उसको एक वैलिड रिसीप्ट दे देता है कि ये लो भाई, ये आपकी रिसीट होगी जो आपने मुझे टैक्स दिया है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको सेट असाइड कर देगी। मतलब अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो इररेलेवेंट है, उस रिसीट की कोई वैल्यू नहीं है। एंड पॉइंट 3 में आ जाता है कि अब अगर ज़मींदार को ऑलरेडी रेंट मिल गया है और उसने रिसीट भी दे दी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो जो टैक्स था या रेंट था या सेस या लोकल रेट था वो उससे रिकवर कर सकती है ज़मींदार से। अब ज़मींदार तो बोलेगा भाई मैं तो नहीं दे रहा। तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कंपेंसेशन अमाउंट। अब कंपनसेशन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंडर ये आगे आने वाले जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो सी, डी, ई, एफ जो भी हैं, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। तो जब हुआ क्या था कि जब ये ज़मींदारी अबोलिशन हुई थी तो ज़मींदार के पास सारा ज़मीन का ओनरशिप का राइट था। अब ओनरशिप का राइट तो चला गया। अब मतलब जो वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, जो वो प्रॉफिट कमा रहे थे, अब तो नहीं कमा रहे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया उनके लिए कि जब उनसे सारी ज़मीनें ले लीं तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने उनको क्या दे दिया? कंपनसेशन पे करना चालू कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ, ये पार्ट जो इसका पार्ट सी का जो ये जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो ज़मींदार ने रेंट ले लिया किसी भी टेनेंट से और गवर्नमेंट उसको रिकवर करना चाहती है, बट ज़मींदार कह रहा है भाई मैं तो नहीं दे रहा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? जो उसका कंपनसेशन अमाउंट है उसमें से डिडक्ट कर लेगी। इसलिए ज़मींदार को जो भी उसने कोई भी टेनेंट से जो भी कोई रेंट, सेस या लोकल रेट लिया है लैंड के रिस्पेक्ट में, तो उसको वापस करना पड़ेगा। अब पॉइंट डी समझते हैं। पॉइंट डी कहता है एरियाज ऑफ रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ड्यूज़। एरियाज ऑफ रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ड्यूज़ बेसिकली ये है कि जो बकाया है, मान लो कुछ पैसा जो है वो उनके पास बकाया था, अब वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब ये क्या है? अबॉलिशन से पहले की बात हो रही है। मान लो जो हमें आज़ादी मिली वो मिली 1947 में, और हमारा एक्ट कब पास हुआ? 1950 में। अब ये जो 1947 से 50 के बीच में ये जो 3 साल का जो पीरियड था आपका, इसके बीच में तो सिस्टम चल ही रहा था। ये ज़मींदारी जो सिस्टम है वो तो चल ही रहा था, तो लोग टैक्स तो वसूल ही रहे थे। अब मान लो उस समय कोई भी रेवेन्यू जो था जो कि पेएबल था, क्योंकि ये जितने भी ज़मींदार थे
वो रेवेन्यू किसको पे करते थे? ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ज़मींदार रेवेन्यू तो पेएबल फिर भी हैं, रेवेन्यू तो उनको फिर भी देना पड़ेगा। तो गौर आफ्टर जो आपका अबोलिशन है, अबोलिशन जो ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट है, उसके बाद भी अगर कोई भी एरियाज ऑफ रेवेन्यू बाकी रह गया है तो वो उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, एंड वो रिकवरेबल बाय द स्टेट है, मींस स्टेट उसको रिकवर कर सकती है। अब अगर वो मना कर दें भाई हम नहीं देंगे, तो अगेन यही कॉन्सेप्ट कि वो उनके कंपनसेशन अमाउंट से उसको डिडक्ट कर लेंगी। ये वही पॉइंट है, इफ़ नॉट पेड गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिकवर फ्रॉम देयर कंपनसेशन अमाउंट। जो नेक्स्ट अब हमारा पार्ट ई आ जाता है, वो बताता है अटैचमेंट एंड कर सकते, मीन्स किसी भी प्रकार का उनका अब उस प्रॉपर्टी पे कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। तो अटैचमेंट एंड सेल ये कहता है कि ज़मींदारी अबॉलिशन के बाद जो भी इंटरमीडियरी थी, मीन्स जितने भी ज़मींदार थे, जितने भी मिडलमैन थे जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, अब वो किसी भी एस्टेट में अटैचमेंट और सेल का राइट नहीं रखते। मान लो कि किसी ज़मींदार का किसी लैंड के अंदर कुछ परसेंट का अधिकार था, मान लो कि 100 रुपये की ज़मीन थी, 30 रुपये का उसका अधिकार था कि उसको लेना था। अब अबॉलिशन हो जाती है, मीन्स ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट आ जाता है। अब उसका उस लैंड पर, उस ज़मीन पे, उस प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, चाहे वो 30 रुपये का अधिकार था, लेकिन अब उसके पास वो नहीं रहेगा। ये जो पार्ट ई है वो जनरली बात करता है कोर्ट डिक्री के सेंस में। कोर्ट डिक्री मीन्स मान लो कहता है कि भाई मैं ये तो कोर्ट केस में लड़ रहा हूँ या कोर्ट केस इस पे चल रहा है। अब अगर वो कोर्ट केस जीत भी जाता है कि भाई मेरा हिस्सा जो 30 रुपये है लाओ वो 200 रुपये में से, तो जीत भी जाता है तो भी उस पर उसको ज़मीन पर कंट्रोल का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो सेल हो, चाहे उस प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट मीन्स कंट्रोल का अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन मान लो उसने 30 रुपये दिया था कर्जे के लिए, तो वो 30 रुपये का उसको 30 रुपये का एज ए कंपनसेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग अंडर सेक्शन 6 कंटिन्यूड। ये पुराने वाले जो अभी सेक्शन 6 ही चल रहा है उसके पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मान लो कोई मॉर्टगेज है किसी लैंड में, अब आप पहले तो ये समझो कि ये मॉर्टगेज क्या होता है। तो मॉर्टगेज बेसिकली ये होता है कि मान लो एक बैंक है और एक बंदा कह रहा है कि भाई मुझे एक घर खरीदना है। अब घर खरीदना है पर उसके पास पैसे तो है नहीं, तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। तो उसने बैंक से लोन लिया, अब लोन पे घर तो खरीद लिया, लेकिन उसके पास उसको मतलब सिक्योरिटी पे रखने के लिए कुछ तो है नहीं। तो बैंक क्या करेगा? जो उसका घर था उसी को एज ए वो मॉर्टगेज रख लेगा, मतलब उसको एज ए सिक्योरिटी रख लेगा। और अगर उसने वो लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो वो क्या करेगा? उसका घर जो है उसे बेचकर अपने लोन का जो भी पैसा होगा वो वसूल लेगा। तो मॉर्टगेज बेसिकली क्या होता है? इसमें जो प्रॉपर्टी होती है, जो लैंड होता है, उसका फिजिकल या पोजेशन होता है, पोजेसरी मॉर्टगेज होता है। तो मीन्स उसका फिजिकल कंट्रोल उस पर्सन के पास रहेगा जो भी कर्जा देगा। अब आपको मतलब लोन तो मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसकी उस फिजिकल कंट्रोल उस प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका ये ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट आता है, जितने भी पोजेसरी मॉर्टगेज होते हैं वो सिंपल मॉर्टगेज बन जाते हैं, मतलब कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अब जैसे ही फिजिकल कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा? ये प्रोविज़न इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी लैंड हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें। नहीं तो हर कोई, मान लो ज़मींदार को तो पता चल गया था कि भाई ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट आने वाला है,
तो उन्होंने ये क्या किया कि कुछ लोगों से कुछ कर्जा ले लिया और बोला कि भाई ये जो ज़मीनें हैं ये आप एज ए वो उस पे ले लो, क्या नाम है, मॉर्टगेज पे रख लो। अब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो जो स्टेट हैं उनको लगा कि ये बच जाएंगे, बट जो सेक्शन 4 है वेस्टिंग ऑफ एस्टेट, वो ये बताता है कि जब जो भी एस्टेट्स होंगे, जो भी लैंड होंगे इस एक्ट के आने के बाद, तो जब वो चाहे किसी भी प्रकार का लोन हो, चाहे कोई दावा कर रहा हो, कोई भी कोर्ट केस हो, वो सारे के सारे निरस्त हो जाएंगे, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो इन सब चीज़ों से फ्री हो जाएगा। पॉइंट 3 ये बताता है कि ही गेट्स हिज सिक्योर्ड। अब भाई मान लो कि उसके हाथ से प्रॉपर्टी तो चली गई, जो जिसने लोन दिया था या जिसके पास प्रॉपर्टी थी, तो अब उसको मिलेगा क्या? तो उसको सिर्फ कंपनसेशन मिलेगा, सिर्फ उसको सिक्योर्ड मनी मिलेगी, वो भी कहाँ से? स्टेट के जो कंपनसेशन अमाउंट है जो भी स्टेट ने फिक्स कर रखा है ज़मींदार्स के लिए या इंटरमीडियरीज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे सूट वो वाला सूट नहीं है, ये बेसिकली कोर्ट केस के बारे में बात कर रहे हैं। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई प्रोसीडिंग चल रही है, या कोई भी जो व्यवस्था चली आ रही है उसको उस समय रोक लगा दिया गया। मीन्स अब जो भी ये आपके लंबरदार्स थे या पार्टीशन ऑफ यूनियन ऑफ महल्स। अब ये यूनियन ऑफ महल्स क्या होता है? महल, ये महल वो कोठी महल वाला वो सीन नहीं है यहाँ पे। महल बेसिकली क्या होती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ये बेसिकली एक या दो विलेज का समूह, मतलब एक या दो विलेज जो सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 7। अब जो 7 है वो हमें बताता है कि कुछ ऐसे अधिकार थे, मीन सर्टेन राइट्स एंड इंटरेस्ट आर सेव्ड। कुछ ऐसे अधिकार थे, कुछ ऐसे इंटरेस्ट थे जिनको बचाया गया था। अब वो कौन कौन से थे? अब अगर कोई बंदा जो है माइंस एंड मिनरल्स में काम कर रहा है तो उसको वहाँ से नहीं हटाया जाएगा, वो जहाँ काम कर रहा है वो वहीं काम कर सकता है। दूसरा है ईजमेंट राइट। ईजमेंट मतलब राइट ऑफ पासेज। मान लो कि अब इसको ना इस डायग्राम से समझो तो बढ़िया समझ में आएगा। मान लो ये जन लिखा है, मान लो ये ए की प्रॉपर्टी है, ये बी की प्रॉपर्टी है। अब इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो ये जो बंदा है ए को अगर इधर रोड तक पहुंचना है तो उसको बी की प्रॉपर्टी से होके गुजरना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पहाड़ है, पहाड़ तो टाप के तो नहीं जाएगा वो, ना तो वो इधर से जा सकता है कि मान लो चारों तरफ से जगह कुछ है ही नहीं यहाँ इस रोड को एक्सेस करने के लिए या इस रोड तक पहुँचने के लिए। तो ए क्या करेगा? ए के पास अधिकार है कि वो इस ज़मीन की, मीन्स बी की ज़मीन को इस्तेमाल करके रोड को एक्सेस कर सकता है, रोड तक पहुंच सकता है फॉर उसकी डेली पर्पस के लिए। तो ईजमेंट का राइट बेसिकली क्या है कि राइट ऑफ पासेज। तो किसी की ज़मीन जो है वो मान लो किसी दूसरे की ज़मीन के इस हिसाब से उसके पीछे है कि अगर उसे रोड तक या मार्केट तक या उसकी डेली जो भी ज़रूरत के काम है उसके लिए बाहर निकलना है तो उसे बी की ज़मीन से होके ही गुजरना पड़ेगा, तो उसको ईजमेंट का राइट मिलेगा, उसे राइट ऑफ पासेज मिलेगा, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। सेक्शन 8 बोलता है हमें सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आफ्टर 8 अगस्त 1946। अब 8 अगस्त 1946 को ऐसा क्या हुआ था कि ज़मींदार्स को कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसना पड़ा। तो 8 अगस्त 1946 को हुआ ये था कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था। ये रेजोल्यूशन वही है जो हमारा आज की डेट में एक्ट है। कि रेजोल्यूशन क्या था कि भाई हम लोग ज़मींदारी सिस्टम को अब ख़त्म करने वाले हैं। अब जैसे ही ये चीज़ ज़मींदार्स को पता चली तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें तो ये लोग निकाल के बाहर फेंक देंगे, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एकदम
एक नकली कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जो दिखते असली थे। और इसलिए किया किस लिए, ताकि उनको उनकी ज़मीन पे या कुछ अधिकार मिले रहें, ताकि वो बच जाएं इस सिस्टम से। नहीं तो जितनी भी ज़मीनें हैं वो किसके पास चली जाएंगी, वो चली जाएंगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो उन्होंने क्या किया, सो दे मेड फेक कॉन्ट्रैक्ट्स विद लाइसेंसीज, जिनके पास लाइसेंस था कि जो भी काम करने के लिए नॉर्मल से भी नीचे, एंड उनको एक लाइसेंस दे दिया, बोला कि भाई तुम ये इस ज़मीन से फिश या फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकालो, उनकी अपनी ज़मीन से। किसकी ज़मीन से, यहाँ हम ज़मींदार्स की बात कर रहे हैं। तो ज़मींदार्स ने क्या किया, कुछ लाइसेंसीज के साथ एक फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाया जो कि दिखते असली टाइप से थे, ताकि वो इस सिस्टम से बच सकें, ताकि उनको एलिमिनेट ना किया जा सके। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी इस चाल को पहचान लिया। तो उन्होंने क्या किया, जब पहचान लिया तो क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने उस सारे कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कर दिया, सीधा ख़त्म कर, बोला ये वैलिड ही नहीं है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी जितनी इकॉनमी थी वो पूरी ड्रेन हो जाती। मीन्स पूरी इकॉनमी पे वो लोग गलत तरीके से कब्जा कर लेते, जितनी भी ज़मीन थी उस पर कब्जा कर लेते, तो गवर्नमेंट के पास कोई ख़ास ज़मीन नहीं बच पाती। और अगर ज़मीन बच नहीं पाती तो वो कोई किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाते। अगर कोई काम नहीं कर पाते तो कोई भी रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट जनरेट नहीं कर पाती, और ये क्या करता, उनकी इकॉनमी को पूरा डुबा देता। नेक्स्ट है सेक्शन 9, जो कि हमारा आज का आखिरी पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि सर्टेन प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ वेस्ट मीन्स शामिल रहेगी विद इन द स्टेट में। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि स्टेट के पास ही रहेगी, जो भी वहाँ पे ज़मीनें थी या उनके ऊपर जो भी लोग थे उन्हीं के पास रहेगी, वो नहीं छीनी जाएगी। वो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में इस एक्ट के आते ही शामिल नहीं होगी। मीन्स वहाँ पे जो इंसान रह रहा होगा वो ज़मीन उन्हीं के पास रहेगी। अब वो कौन सी ज़मीन थी, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ वेल्स। वेल वो जो आप कुएं को बोलते हैं, या ट्रीज इन आबादी एरिया। आबादी से समझ में ही आ रहा है कि क्या बेसिकली, तो आबादी बेसिकली जहां आपके लोग रहते थे। तो जहां अब कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जहां पे सिर्फ खेती होती है, जहां पे सिर्फ कृषि होती है, और कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सिर्फ लोग रहते हैं, गवर्नमेंट नहीं करेगी। या कोई बिल्डिंग है जो कि किसी स्टेट पे बना हुआ है, किसी ज़मीन पे बना हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई प्राइवेट हवेली बनी हुई है, कोई ज़मींदार है उसकी कोई प्राइवेट हवेली है, तो प्राइवेट हवेली गवर्नमेंट नहीं लेके जाएगी, वो उन्हीं के पास रहेंगे। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो था सेक्शन 6 में जो भी हमने CDE या जो भी पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। सेक्शन 7 डिस्कस किया, फिर 8 डिस्कस किया, फिर 9 डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद एवरीवन, एंड प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, एंड कुछ अगर आपको कोई सवाल है इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस के थ्रू।